हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में आपको श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो देरी न करते हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और लाइफ प्रोसेसेस में जो आपका रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आई होप कि आप सभी बच्चे जब भी मैं बोलूंगी नोट करने के लिए तो उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। हम लोगों ने मनुष्यों में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है ये जान लिया था बच्चों। किस तरह से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं। और एक प्रयोग के माध्यम से आपको ये साबित भी करवाया मैंने कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट होती है। उसके लिए हमने चूने के पानी को जब उसमें फूंक मारी तो वो पानी दूधिया हो गया। मैंने आपको बोला था ये वाला लाइम वाटर इज द कॉमन नेम फॉर सैचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यानी कि चूने के पानी का जो विलेन है उसका फॉर्मूला होता है CaOH होल स्क्वायर। जब हम उसमें CO2 डालते हैं लाइम वाटर के थ्रू तो क्या होता है, उसका रंग दूधिया हो जाता है। टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसका रंग दूधिया हो जाता है और इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इन टेस्ट ट्यूब बी लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की फास्टर बिकॉज द एयर वी एक्सेल इज CO2। हम जो सांस छोड़ते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, उसमें 100% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो इसीलिए टेस्ट ट्यूब ए की तुलना में टेस्ट ट्यूब बी में जो है क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ए की तुलना में टेस्ट ट्यूब बी में जल्दी से जो चूने के पानी का रंग था वो दूधिया हो गया। तो इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, यानी पौधों में किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम जानेंगे। आप ये वाला इम्पोर्टेंट है तो ये वाला आप सभी नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। के बाद आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कैसे होता है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। जैसे हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान के लिए, सांस लेने और छोड़ने के लिए हमारी नाक होती है, उसी तरह से प्लांट्स में गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, वातावरण से गैसों के आदान प्रदान के लिए उनके पास क्या होती है, उनके पास पत्तियों पर पर्ण रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा होती है। और डिफ्यूजन को ही हम हिंदी में विसरण की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। आप सभी देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में हमारे शरीर में होती है तो हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर वो शरीर से बाहर छोड़ी जाती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो होता है और फिर ऑक्सीजन को अंदर एंटर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर उस समय ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है। ये जो डिफ्यूजन का बच्चों कॉन्सेप्ट है, ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जब आप क्लास 9th में थे आपने सेल चैप्टर पढ़ा था तो बहुत विस्तार में आपको ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। When CO2 is present in high concentration inside the plant body, it moves out into the atmosphere. जहां पर इसका कंसंट्रेशन लो होता है और वहां पर ये ऑक्सीजन को प्लांट के अंदर एंटर करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूव करना, वो आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है। तो पत्तियों में, पौधों में ये प्रक्रिया पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्रों के द्वारा पाई जाती है। जैसे हमारे नाक से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसी तरह से पर्णरंध्र भी खुलते और बंद होते हैं और इस तरह से गैसों का आदान प्रदान वो करते हैं। हम बात कर रहे हैं
कि श्वसन की प्रक्रिया मनुष्यों में किस तरह से होती है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो अब सोचने की बात है, हाउ डज द ऑक्सीजन इनहेल्ड रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो हम सांस अपनी अंदर को खींचते हैं, वो सांस हम नाक से लेते हैं, तो कैसे वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, और कैसे हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स एंड एक्सेल्ड आउट, और कैसे पूरे शरीर में एक एक कोशिका में बनने वाला जो रेस्पिरेशन श्वसन के उत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे आपके शरीर से बाहर इकट्ठी करके छोड़ी जाती है, उसके बारे में समझने के लिए हमें अपने जो श्वसन तंत्र है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको समझना होगा। अगर हम अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे तो ही हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज आवर बॉडी विद O2 एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग CO2। जो मनुष्यों का श्वसन तंत्र होता है, उसमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होना और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में है, उसको शरीर से रिमूव करना, ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? ये प्रक्रिया हमें श्वसन तंत्र के द्वारा हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो जब कोशिकीय श्वसन होता है उसके समय पर उत्पाद के रूप में निकलता है। द इनटेक ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का जब हम इनटेक करते हैं, एंड एग्जिट ऑफ CO2 इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, जिसके बारे में हम जानते हैं। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें हम दो प्रक्रियाएं करते हैं। पहली प्रक्रिया आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन को हमने वातावरण से खींचा, अपनी नाक के द्वारा ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचाई गई। और दूसरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस में लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और उसी नासिका के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस से छोड़ी गई। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि लंग्स, दोनों डायग्राम में फर्क देखिए। जब आप लंग्स में अपनी हवा भरते हैं तो क्या होता है, लंग्स जो है वो ज्यादा स्पेस लेता है और बड़ा हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है तो क्या होता है, लंग्स आपको बिल्कुल छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि डायाफ्राम जो है ये फैलता है, और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो डायाफ्राम है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम कैसे समझेंगे? इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? It involves bringing in air from outside the body into the lungs. Inhalation की प्रोसेस में क्या होता है, वायु को हम वातावरण से खींच करके अपने शरीर के अंदर लेकर आते हैं, है ना। When we breathe in, जब हम सांस अंदर को गहरी खींचते हैं, the size of our chest increases. ये आप खुद से फील करके देख सकते हैं। जब आप सांस अंदर को खींचते हैं तो आपकी चेस्ट जो है वो उसका साइज बढ़ता है, और दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन एयर एंटर्स, जब हम सांस भरते हैं तो लंग्स जो हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं, और जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं। इसी तरह से साइमल्टेनियसली द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स फ्लैट, और उसी के बाद ही निरंतर हम ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होती है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तब क्या होता है, हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है, उसके बाद फिर रिलीज हो जाता है तो पीछे को चला जाता है। यानी कि फेफड़े फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। और इस तरह से हमारी चेस्ट का साइज, जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, उस समय पे हमारी चेस्ट का आकार जो है वो बढ़ा हुआ आपको आप खुद महसूस कर सकते हैं अपने अपने सांस ले करके और छोड़ करके। आप सांस दिन भर लेते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम सांसों पर अपने ध्यान देंगे तो देखेंगे क्या कि हमारी एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। इसी तरह से एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो वायु को छोड़ने की प्रक्रिया है, एक्सहेलेशन की प्रोसेस में it involves removal of carbon dioxide from the body. When we breathe out, the size of our chest decreases. जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से
बाहर छोड़ते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं, द साइज ऑफ आवर चेस्ट डिक्रीजेज, तो हमारे चेस्ट का आकार क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर जो हवा है उसको बाहर को छोड़ देते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन एयर मूव्स आउट ऑफ आवर लंग्स, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, द रिब्स मूव बैक एंड द डायाफ्राम कर्व्स अपवर्ड्स इनटू द चेस्ट, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द चेस्ट। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऊपर दिए गए डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स का आकार छोटा हो जाता है, और जब हम सांस गहरी भरते हैं तो हमारे लंग्स का आकार बढ़ता है, क्योंकि हमारे फेफड़े तक फैलते हैं और वो हवा से फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप खुद से करके महसूस कर सकते हैं। मतलब सांस ले करके और सांस छोड़ करके देखेंगे तो ये प्रक्रिया आपको खुद से महसूस होगी कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया है बच्चों, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। इसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। यानी केवल सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया ही इसमें होती है। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं, इनको भी जान लेंगे। ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। The organs of the respiratory system extend from the nose to lungs. They include the nose, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles and lungs. कौन कौन सी अंग, जब रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो बच्चों शामिल होता है नॉस्ट्रिल्स, यानी कि हमारी नासिकाएं। The air from outside first enter the nostrils, which is divided into the left and right nostril. हमारे पास नाक होती है और नाक में दो रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल, दो भागों में ये बटा हुआ होता है। These nostrils lead to open spaces in the nose called the nasal passage. ये जो nostrils हैं ये दोनों ओपन स्पेसेस में खुलते हैं नाक की, जिसे हम नेसल पैसेज कहते हैं। जो नासिका द्वार, एक तो होता है आपका नासिका द्वार और दूसरा नेजल पैसेज होता है। तो ये पैसेज जो है इसमें क्या होता है, दिस पैसेज कंटेन्स हेयर एंड म्यूकस। उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसे किसी भी फॉरेन कोई भी कण अगर अंदर जा रहा हो तो उससे बचा जा सके, और म्यूकस होता है ताकि ये केवल शरीर की रक्षा के लिए होता है। विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग, मॉइस्टनिंग एंड वार्मिंग द एयर एंटरिंग द नेजल पैसेज। यानी कि हम किसी भी तरह के माहौल में हों, हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये नाक के अंदर किसी भी बाहरी चीज को शरीर के अनुकूल बनाने के बाद ही एंटर होने देता है। जैसे वो हवा को फिल्टर कर देता है, उसको मॉइस्ट करता है, और अगर बहुत ठंडी हवा नाक में जा रही तो उसको थोड़ा सा वार्म करने का भी काम करता है। नेसल पैसेज में ये प्रक्रिया होती है। दूसरा अंग है बच्चों फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द नेसल पैसेज टू द फेरिंग्स। नाक से हवा जब अंदर जाती है तो वो फेरिंग्स तक जाती है, और जिसको हम सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, थ्रोट, यानी कि जिसको हम सामान्य तौर पे अपना गला कहते हैं। थ्रोट जो होता है बच्चों, ये आपका मुंह के पीछे की तरफ का भाग है। जहाँ जो थ्रोट होता है, यहाँ पे आपका खाना और वायु, इन दोनों के लिए ये कॉमन या समान पैसेज होता है। इसी रास्ते से आपका खाना भी शरीर के अंदर जाता है और इसी रास्ते से आपकी हवा भी शरीर के अंदर जाएगी। एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द नेसल पैसेज टू द फेरिंग्स विच इज कॉमनली नोन एज थ्रोट, जिसको हम सामान्य तौर पे गला कहते हैं। द फेरिंग्स इज लाइंड विद द प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। तो फेरिंग्स जो है उसके अंदर भी प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और सीलिया पाए जाते हैं, विच रिमूव्स द इम्प्योरिटीज एंटरिंग विद एयर। जो हवा के साथ इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने का काम करती है। तीसरा अंग होता है बच्चों लैरिंग्स, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। द
द एयर फ्रॉम द फेरिंग्स एंटर्स द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। फेरिंग्स के बाद वही हवा हमारे लैरिंग्स में एंटर करती है या हमारे आवाज जो स्वर तंत्र होता है उसमें एंटर करती है, और इसके अंदर इट कंटेन्स टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जैसे जो हम बोलते हैं, हम कैसे बोल पाते हैं, हमारा स्वर यंत्र काम कर रहा होता है तभी हम बोल पाते हैं। तो जैसे बच्चों गिटार बजाने के लिए, सितार बजाने के लिए उनके अंदर कॉर्ड्स होती हैं, उसी तरह से हमारे स्वर यंत्र के अंदर भी 2 सचमुच की वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनसे हम आवाज निकाल पाते हैं। और वो किस चीज की बनी हुई होती हैं? विच आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड फाइबर्स, यानी कि वो फाइबर्स की और उपास्थियों की बनी हुई होती हैं। व्हेन एयर पासेस थ्रू दिस एरिया, जब उस एरिया से हवा पास होती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड दिस प्रोड्यूसेस डिफरेंट साउंड्स। और जब उस रास्ते से हवा पास होती है ना, तब वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, और वाइब्रेट करने के बाद अलग अलग तरीके की आवाज वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप एयर पास होगी और अपने आप कैसी भी आवाज निकलेगी। ह्यूमन बीइंग्स कैन कंट्रोल दिस वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम जो चाहें वो बोलते हैं, जैसा चाहें वैसा गाना गाते हैं। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स पर ही निरंतर रियाज करते हैं, जिससे अपने गाने को वो बहुत सुधारते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के विभिन्न सुर वाले गाने गाते हैं। कोई शास्त्रीय संगीत गाता है, कोई अंग्रेजी गानों को पसंद करता है, कोई हिंदी गानों को, और कोई फिल्मी गानों को। तो मनुष्य के अंदर ये पावर होती है, वो जैसा चाहे अपने वोकल कॉर्ड्स को यूज कर सकता है। वो चाहे तो चिल्ला सकता है, वो चाहे तो रो सकता है, और चाहे तो प्यार से भी मीठी आवाज में भी बोल सकता है। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स का आपको एक्टिविटी समझ में आ गया है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका क्या योगदान है। Thus, they can make various sounds and are capable of speech. तो इसलिए जो लैरिंग्स है यही हमारी आवाज के लिए उत्तरदायी है। हम अपने लैरिंग्स के माध्यम से अलग अलग तरीके की साउंड्स निकालते हैं और हम बोलने में भी सक्षम होते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं हम वो बोल पाते हैं। तो नेजल पैसेज और नोज और नेजल पैसेज के बाद आपका आता है फेरिंग्स, जिसे हम गला कहते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्वर यंत्र। उसके बाद चौथे नंबर में बच्चों क्या होता है? चौथे नंबर में आपका होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम द लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद स्वर यंत्र के बाद द इनहेल्ड एयर मूव्स इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। ये जो विंड पाइप होती है बच्चों, ये जिसे हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं, ये विंड पाइप और आपका फूड पाइप समानांतर ही चलता है, एकदम आमने सामने। आगे की तरफ जो है वो ट्रैकिया होती है, यानी कि जिसको हम टच करके फील करते हैं कि यहाँ पे पाइप जा रही है, वो एक्चुअल में ट्रैकिया होती है। और जो फूड पाइप होती है वो ट्रैकिया के पीछे की तरफ होती है। तो ट्रैकिया क्या होता है? द ट्रैकिया इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब which is lined with ciliated mucous membrane. जो ट्रैकिया होता है एक लंबी और सकरी ट्यूब होती है जो कि किसी सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है, यानी अंदरूनी जो इसकी परत होती है उस पर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू 2 ट्यूब्स। ट्रैकिया जो है वो 2 ट्यूब्स में बट जाती है, द लेफ्ट एंड द राइट ब्रोंकाई। और अब ये पहुंच गई लंग्स के पास, तो यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में बट जाती है। द सीलिया मूव द म्यूकस कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल्स बैक टू द फेरिंग्स। और सीलिया क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को आपके फेरिंग्स में वापस भेज देता है, वेयर इट इज स्वेलोड, जहाँ पे वो निगल ली जाती है ना। आपके मुंह में बार बार जो थूक आती है वो यही चीज होती है। Do you know that the tobacco contains harmful components? इसके बारे में भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 अंगों के बारे में पढ़ लिया बच्चों। पहला तो आपका नोज, जो आपका नोज होता है लेफ्ट
और राइट नेजल में बटा हुआ होता है और वो जा करके अंदर एक कॉमन पैसेज में खुलता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं या थ्रोट कहते हैं। वहां से हवा जो है वो हमारे लैरिंग्स में जाती है, यानी कि हमारे स्वर यंत्र के पास जाती है और उसके बाद वही हवा हमारे ट्रैकिया में पास होती है और ट्रैकिया फिर नीचे जाकर के दो भागों में बट जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। ठीक है, इतना अगर क्लियर समझ में आ गया है तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रैकिया जो है उसके स्वास्थ्य के लिए, हमारे लंग्स के स्वास्थ्य के लिए क्या जो तंबाकू होता है क्या वो नुकसानदायी होता है। जिसको जो जैसे सिगरेट होती है बच्चों, सिगरेट में भी तंबाकू होती है, तो क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक है? क्या वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रॉपर सप्लाई नहीं होने देते और इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। डू यू नो दैट टोबैको कंटेन्स हार्मफुल कंपोनेंट्स? क्या आप सभी को पता है कि जो तंबाकू होता है उसमें बहुत हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए और जो हमारी शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी शुद्ध रक्त को ठीक तरह से सप्लाई नहीं होने देते। लेट्स द परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अगर खाली एक केचप की बोतल दी जाए, खाली केचप की बोतल दी जाए, place a few cotton balls in the lid of the bottle and close its mouth. With the help of the cap, put 2 or more cigarettes on the tip of the bottle. और उसकी टिप में 2-3 सिगरेट को क्या कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए। Then light the cigarettes and simultaneously squeeze and release the body of the bottle slowly till the cigarette burns out completely. Repeat this process with 2 or more cigarettes. Open the cap of the bottle and remove the cotton balls. आप सभी देखेंगे कि जो कॉटन बॉल्स है वो सिगरेट के जलने के कारण ब्राउन या ब्लैक हो चुकी है, यानी कि क्या होता है उसमें आपका जो सिगरेट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉटन बॉल में उस टाइम कलेक्ट हो गए हैं। और ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि जो कंपोनेंट का जो सिगरेट का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम टार कहते हैं, टार एक्यूमुलेट्स इन द लंग्स एंड कोट्स द लंग्स. इट डज नॉट अलाउ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. जो सिगरेट के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम टार कहते हैं, ये टार क्या होता है, हमारी जिस तरह से हमने एक्टिविटी में देखा कि वो कॉटन बॉल्स पे इकट्ठा हो गया, इसी तरह से ये हमारे फेफड़ों में भी इकट्ठा हो जाता है, लंग्स में भी, और हमारे शरीर में शुद्ध रक्त की सप्लाई जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं होने देता. तो हम कसम खा लेंगे, छोटे बच्चे हैं, फ्यूचर में कभी भी इस तरह से स्मोकिंग नहीं करेंगे. स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर द हेल्थ. तो कभी भी उसके बारे में न सोचेंगे न करेंगे, और अपने बड़ों को भी, अपने माता पिता को भी न करने के लिए प्रेरित करेंगे. फिफ्थ पार्ट है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. ये क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे. द एयर फ्रॉम द ट्रेकिया मूव्स इनटू द ब्रोंकाई विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ ट्रेकिया. जो ब्रोंकाई होते हैं ये जब ट्रैकिया का विभाजन हो जाता है तो लेफ्ट और राइट दो तरफ दोनों नलियां जाती हैं जिन्हें हम दो ब्रोंकाई कहते हैं. ईच ब्रोंकस एंटर्स वन ऑफ द लंग्स. तो जैसे आप देखते हैं कि लंग्स जो है दो पार्ट्स में होते हैं, हमारे तरफ लेफ्ट में भी होता है एक पार्ट, राइट में भी होता है. तो एक ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट की तरफ ऐड होती है और एक ब्रोंकाई जो है वो राइट की तरफ ऐड होती है. इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स. और उसके बाद वो नीचे फिर ब्रोंक्यूल्स में बट जाते हैं. ठीक है, द एयर मूव थ्रू दीज ब्रोंक्यूल्स. और इसी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जो है वो हवा मूव करती है. ठीक है. सिक्स्थ पार्ट है आपका बच्चों लंग्स. लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स जिन्हें हम कहते हैं फेफड़ों के नाम से जानते हैं. The lungs are bag-like structures situated on either side of the rib cage. आपकी पसलियों की तरफ
बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। दे आर द चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे मानव शरीर में मुख्य श्वसन अंग की तरह काम करते हैं। इन द लंग्स द ब्रोंकियोल डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू क्रिएट स्मॉलर ब्रांचेस। आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो कई बार डिवाइड होते हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाते हैं। These branches ultimately terminate into tiny air sacs। और ये ब्रांचेस लास्ट में क्या होती हैं? टाइनी एयर सैक्स यानी छोटी छोटी हवा की थैलियों में बदल जाती हैं जिन्हें हम अल्वियोलाई या फुफ्फुस कोशिकाएं कहते हैं। These cells are surrounded by many blood capillaries। और इन सेल्स में बहुत सारी, किससे? इन सेल्स के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज या रक्त वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं। अल्वियोलाई प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसी तरह से अल्वियोलाई जो होता है लंग्स में, वही आपकी गैसेस के आदान प्रदान के लिए सतह जो है देने का काम करता है। क्या आप सभी जानते हैं कि हर एक लंग में यानी लेफ्ट और राइट हर एक अंग में अल्वियोलाई जो है कम से कम 300-350 मिलियन यूनिट्स अल्वियोलाई की होती हैं। और हम कह सकते हैं कि जो टोटल ऑफ 700 मिलियन इन बोथ लंग्स, यानी कितनी सारी संख्या में अल्वियोलाई होती हैं। अल्वियोलाई क्या करती हैं? ट्रांसफर्स O2 इनटू द ब्लड सेल्स। जब हम सांस खींचते हैं, अंदर को जब हम सांस भरते हैं, तो इन अलग अलग अंगों के द्वारा जब ऑक्सीजन जो है हमारी अल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, तो इतनी ज्यादा संख्या में अल्वियोलाई होती हैं, उनकी सतह हमें और O2 को पहुंचाने में काम करती है। और उसके बाद क्या करती है? अल्वियोलाई जो ऑक्सीजन हम खींचते हैं अपनी सांस में, उसके एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी होती है। यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने में सबसे पहले डिफ्यूजन के थ्रू कौन बाहर करता है? अल्वियोलाई। और उसके बाद वो पूरे शरीर में जाती है। लेट्स डिस्कस हाउ अल्वियोलाई हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी को पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं, गैसेस आर एक्सचेंज इन द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पे हमारे फेफड़ों में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। और क्या आप सब आप सोचने की कोशिश करिए कि क्या हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें क्या लंग्स ही अकेले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, या रेस्पिरेशन की प्रोसेस सभी जंतुओं में क्या एक समान होती है या अलग अलग होती है? तो उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे कि किस तरह से जलीय जंतुओं में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो डिफरेंट होती है, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो एकदम डिफरेंट होती है। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में और कैसे हम गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, कैसे हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेते हैं और कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो उसके बारे में आपने विस्तार से जाना। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे नाक से शुरू होता है। नाक 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल्स होती हैं। वो अंदर जाकर के नेजल पैसेज में खुलता है जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं, है ना, फेरिंग्स भी कहते हैं। उसके बाद हवा फिर हमारे लैरिंग्स में जाती है, यानी स्वरयंत्र के अंदर वोकल कॉर्ड्स से टकराते हुए वो हमारे सांस की नली में यानी कि ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया नीचे जाके 2 भागों में खुलता है, लेफ्ट और राइट लंग। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में और उसके बाद अल्वियोलाई में पहुंच जाती है हवा, जो कि हमारे दोनों लंग्स में मिला के 700 मिलियंस के करीब अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम जानेंगे कि क्या श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवों में एक समान होती है या उनमें कुछ अंतर भी होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।